हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो आपका लास्ट चैप्टर था बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके जो भी टॉपिक्स थे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था सारे पॉइंट्स के साथ। और हम आज के वीडियो में जो नया चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में और कल्चर मीडिया के बारे में। मतलब बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या है और उसको कैसे लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में या फिर आप बोलो तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कैसे उसे ग्रो करवाया जा सकता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पर्टिकुलरली। तो हमें ये बेसिकली देखना है कि किस प्रकार के मीडियाज़ होते हैं, कौन से ऐसे मीडियाज़ होते हैं जिनमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, उन मीडिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे बैक्टीरिया पर, क्योंकि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो होती है सब में, पर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि स्पीशीज़ के हिसाब से चेंज होती जाती है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोबियल न्यूट्रिशन में हम पढ़ें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि ये जो बैक्टीरियाज़ हैं उन्हें लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में कैसे हम ग्रो करवा सकते हैं। ओके, हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो जो कि सबको ऑलरेडी पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट को आप यूबिक्विटस भी लिख सकते हो और उसको हिंदी में आप ये समझ सकते हो कि ये जो है सर्वव्यापी हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। जितने भी आपके सोर्सेज हैं रहने के लिए, लाइक जितने भी जैसी जगह पे आप रह सकते हैं, लाइक वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, कहीं भी ये हर जगह पाए जाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस ना हो। तो दे आर ओमनी प्रेजेंस, हर जगह पाए जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ओमनी प्रेजेंस का मतलब हर जगह बोले तो कहाँ पे? सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह पाए जाएंगे। सॉइल में हो, वाटर में हो, एयर में हो, इवन ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स में पाए जाएंगे, एनिमल्स में पाए जाएंगे और डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस पे भी प्रेजेंट होंगे। इवन ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे भी ये प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो भी लिविंग फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया के, वो हर जगह पाए जाएंगे। जितने भी तरह के सोर्सेज हैं रहने के लिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, डेड एंड डीके सब्सटेंसेस, हर जगह ये पाए जाएंगे। उसके आगे हम देखते हैं कि अब ये जो हैं दे कैन ग्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन ग्रो ऑन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मीडिया। दे कैन ग्रो ऑन बोथ ऑर्गेनिक, मीन्स ऑर्गेनिक का मतलब वो प्लेस या फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मीडिया अपन बोलते हैं, तो वैसा मीडिया जो कि लिविंग थिंग्स से द्वारा पैदा हुआ हो या वैसा मीडिया जो कि लिविंग थिंग्स से द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मीडिया, ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ हो, वैसा मीडिया होता है ऑर्गेनिक मीडिया। सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मीडिया से ये, दोनों टाइप के मीडिया पे ये ग्रो कर सकते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि बेसिकली हम नॉर्मली देखें तो मेनली दे कैन ग्रो और दे आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मेनली दे प्रेजेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट।
मतलब कि जहाँ पे ये नॉर्मली पाए जाते हैं वो है इनका नेचुरल हैबिटेट। तो बेसिकली ये तो अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं, पर इनको लेबोरेटरी कंडीशन में भी ग्रो करवाया जा सकता है, बट कैन बी कल्टिवेटेड एंड ग्रोन इन लेबोरेटरी कंडीशंस। लेबोरेटरी फॉर रिसर्च पर्पसेस या फिर स्टडी के पर्पस के लिए। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो होते हैं, जन्म लेते हैं और वहीं पे अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। बट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इनके नेचुरल हैबिटेट जैसा ही अगर हम कंडीशन दें, नेचुरल हैबिटेट में जो न्यूट्रिशन मौजूद है वो न्यूट्रिशन दें, इनके ग्रोथ के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत है वो केमिकल्स प्रोवाइड कराएं, और जिस टेम्परेचर पे ये ग्रो करते हैं, जितनी ह्यूमिडिटी के साथ, वो अगर हम प्रोवाइड करवाएं तो इन्हें हम लेबोरेटरी कंडीशन में भी ग्रो करवा सकते हैं। अब देखो, लेबोरेटरी कंडीशन जब हम बोलते हैं ना तो वो कंडीशन वेरी करती है, डिफ्रेंशिएट करती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग। हम जिस भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ग्रो करवा रहे हैं वो किस टेम्परेचर पे नॉर्मली ग्रो करता है। हो सकता है कि वो कहीं बहुत गर्म स्थान पे रहता हो, वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, वहाँ पे ग्रो करता हो। तो जब हम लेबोरेटरी कंडीशन में वैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएंगे तो हमें भी यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही देना पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल है बैक्टीरिया जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करता है या 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है, नॉर्मली ज़्यादातर बैक्टीरिया रूम टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई ग्रो करता है तो क्या होगा, वहाँ पे हम लेबोरेटरी कंडीशन जो देंगे वहाँ पे 37 डिग्री का टेम्परेचर देंगे, फिक्स टेम्परेचर देंगे। उसके लिए मशीनरीज इक्विपमेंट्स आती है जहाँ पे आप टेम्परेचर फिक्स करके रख सकते हो, तो फिक्स टेम्परेचर देंगे और वहाँ पे उस बैक्टीरिया को अदर मीडिया से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा के उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। और ये बैक्टीरिया हम ग्रो क्यों करवाते हैं, क्योंकि कई बैक्टीरियाज हैं जिससे बीमारी निकलती है और कई बैक्टीरिया है जिससे बीमारी के सॉल्यूशन निकलते हैं। तो उसके स्टडी और रिसर्च पर्पज़ के लिए हम उन बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं ताकि हमें प्योर फॉर्म मिले बैक्टीरिया का और उस पर हम रिसर्च कर पाएँ, उसके बारे में जानकारी ले पाएँ और हम उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं वो हम ले पाएँ। ओके, तो इस चीज़ के लिए हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर और उसके लिए लेबोरेटरी कंडीशन में उनका ग्रो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। बेसिकली माइक्रोब्स के बारे में देखा जाए तो ये दो तरह के होते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, सो इसको मिटाता हूँ। दो तरह के माइक्रोब्स बोलने का मतलब वैसे जो कि सबसे पहले वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि बायो के टर्म्स में वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जो कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं, खुद का फूड खुद बना सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स। और जो नहीं बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम लिथोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम यहाँ पे ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। सो माइक्रोब्स की हम यहाँ पे अगर बात करें तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गए आपके ऑटोट्रॉफ्स जहाँ पे खाना ये खुद बनाएंगे, जिनको हम यहाँ पे लिथोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है हेटेरोट्रॉफ्स, जिनको हम ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। तो एक हो गए आपके ऑटोट्रॉफ्स, दूसरे हो गए आपके हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, और ऑर्गेनोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और लिथोट्रॉफ्स।
तो ये दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिले आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में। एक वो जो अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखते हैं, दूसरे वो जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे वो डिपेंड रहते हैं। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो खाना बनाते हैं इनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो खाना बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, इनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इनको सिर्फ वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे बेसिक नीड है। जो सबसे बेसिक नीड है दैट इज़ वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जो ये ऑब्टेन करेंगे, वो क्या करेंगे ये कि CO2 को ये ऑर्गेनिक फॉर्म में इनको क्या कहते हैं ऑब्टेन करना है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो कार्बन का सोर्स है, एटमॉस्फेरिक कार्बन है, उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब कि एटमॉस्फेरिक कार्बन को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में चेंज करना। जो आपको CO2 मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन मिल रहा है, उसको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के रूप में ग्रहण करना। तो किसी कंपाउंड के रूप में डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन को नहीं ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन को पहले फिक्स कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं, उस कंपाउंड से जो कार्बन निकल रहा है उसको ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पहले हेटेरोट्रॉफ्स का लिख दो। ये जो ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्रो ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, formed by plants and animals। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस डिपेंड होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल के द्वारा ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पे प्लांट्स के द्वारा ग्रो किया जाता है। सबसे पहले तो ये देख के पता चल गया आपको कि ये किसी पे डिपेंड है, ये खुद का भोजन नहीं बना रहे। यहाँ पे खुद का भोजन बना रहे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंडेंट नहीं है, या फिर किसी और पे डिपेंड नहीं है। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पे कोई डिपेंड रहे तो उसको तो हम डिपेंडेंट नहीं बोल सकते। तो ये किसी लिविंग फैक्टर पे या इसी क्या कहते हैं किसी और पे डिपेंड नहीं है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ ऑटोट्रॉफ। और ये किसी और पे डिपेंडेंट है, दैट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफ को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफ हैं, ये भी दो पार्ट में है। एक जो कि लाइट एनर्जी यूज़ करेंगे, दूसरे जो कि केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। सो जो लाइट एनर्जी यूज़ करेंगे दे आर फोटोसिंथेटिक, और जो केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे दे आर कीमोसिंथेटिक। तो जो लाइट एनर्जी यूज़ करेंगे दे आर फोटोसिंथेटिक। ये आपको पता ही है, लाइट एनर्जी से आप जब फूड का निर्माण करोगे तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक उनको बोलेंगे, और जो केमिकल एनर्जी से निर्माण करेंगे वो कीमोसिंथेटिक होंगे। ओके, दे यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम लाइट। और यहाँ पे अगर कीमोसिंथेटिक की बात करें तो डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। मटेरियल्स ऑक्सीडेशन करेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल का, जैसे कि आयरन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्राइट्स हो गए। तो आयरन, अमोनिया, नाइट्राइट्स जैसे कुछ मटेरियल्स होंगे, उनका जो है ये ऐसे और भी होते हैं, तो उनका ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और उस एनर्जी से ये अपना जो भोजन है उसका निर्माण करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स।
हेटेरोट्रॉफ्स की अगर जहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी दो टाइप के होते हैं आपके, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स को ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स और यहाँ पे कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो इनको होती है ना, जो इनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो तो खुद ही हो रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो आ रही है वो भले ही बाहर से आ रही है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भले ही किसी और सोर्स से आ रही है, पर जो प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का वो तो इनके अंदर होगा ही। ठीक है, उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे लाइट और केमिकल दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ लाइट की रिक्वायरमेंट है दे आर फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, और जहाँ केमिकल की रिक्वायरमेंट है दे आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ओके, अब उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, ये लिख लिया है सबने, सो इसको मैं मिटाता हूँ। आगे हम पॉइंट्स देखते हैं। हमने ये तो देख लिया ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, इसके बारे में पता चल गया। अब उसके बाद कि जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको एक सर्टेन ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है, एक सर्टेन ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। सो ऑल माइक्रोब्स नीड्स अ सर्टेन all microbes needs a certain growth factor. All the microbes needs a certain growth factor for growth and survival. ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर से वैसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप एक ग्रोथ मीडिया लिखो, ग्रोथ फैक्टर मत लिखो, या फिर ऑल माइक्रोब्स नीड अ सर्टेन, ओके, ग्रोथ फैक्टर भी चलेगा। बेसिकली अगर हम प्लांट एनिमल्स की बात करते हैं तो ग्रोथ फैक्टर थोड़ा अलग सी चीज़ आ जाती है, जिसमें हम सिर्फ ग्रोथ देखते हैं, जो फिजिकल ग्रोथ है उसके बारे में, बट यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर इन द सेंस ऑफ पूरे होल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो होता है उसके बारे में। ओके, उसके बाद जो ग्रोथ मीडियम है, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर की जगह आप मीडियम कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रोथ फैक्टर की जगह आप मीडियम लिख लो, दैट विल बी मच बेटर। सो ऑल माइक्रोब्स नीड अ सर्टेन ग्रोथ मीडियम फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ओके, प्रॉपर ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए कोई पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम चाहिए हर बैक्टीरिया को। उसके बाद अपन देखते हैं द ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड्स, मतलब ये ग्रोथ मीडियम आखिर प्रोवाइड क्या करवाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ग्रोथ मीडियम क्या प्रोवाइड कराएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसके कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे आउटर या लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में भी। दे प्रोवाइड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो चाहिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड कराएगा सबसे पहले जो मीडिया होगा वो। उसके बाद एसेंशियल गैसेस, कई प्रकार के गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। तीसरे एंजाइम्स, कई प्रकार के एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ अपन बता रहे हैं,
ये बहुत बेसिक बता रहे हैं क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें अगर अंदर जाओगे तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, एंजाइम्स कौन से होंगे, ये बहुत स्पेसिफाइड हो जाएगा। जब हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करेंगे तो बहुत स्पेसिफाइड होगा कि हाँ इस स्पीशीज़ के लिए ये पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, इस स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट लगेगा। तो इस तरह से अपन को ये प्रॉपर पता चल जाता है कि किस स्पीशीज़ को ग्रो करवाने के लिए कौन सा फैक्टर ज़रूरी है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं ओवरऑल सोर्सेज देख रहे हैं कि हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फैक्टर्स चाहिए, एसेंशियल गैसेस चाहिए और एंजाइम्स चाहिए किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेबोरेटरी ग्रोथ के लिए। उसके आगे अपन देखते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलके क्या कराएंगी, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जितने उनको प्रॉपरली फंक्शनल करवाने में ये हेल्पफुल होंगी। टू कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड एनर्जी, ये सब मिलके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वर्क करेंगे तो उनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली होगी फंक्शन, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी चलती रहेगी तभी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे और उनके अंदर एनर्जी बनती रहेगी, प्रोडक्शन होता रहेगा। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इनको होती है जो बनाते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ों को मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट अच्छे से चलता है। मेटाबॉलिज्म जब चलता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से, उस एनर्जी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं, जो सिस्टम में कंप्लीट होता है। जैसे उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और जितने भी अदर एक्टिविटीज़ है वो इसी एनर्जी के यूटिलाइजेशन से होते हैं। ओके, सो एनर्जी का जो सोर्स है वो यही है, यहाँ से ये सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से चलेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से चलेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो बाकी जो फंक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ एटीपी जाएगा, एनर्जी आपको देगा और एनर्जी देने के बाद जो भी फंक्शन है वो अच्छे से कंप्लीट होता रहेगा। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं कि बहुत सारे, अब अगर अपन बात करें मीडिया की, अब प्रॉपर कल्चर और लेबोरेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो बहुत सारे मीडियाज़ अवेलेबल हैं। अभी आप बहुत सारे मीडियाज़ अवेलेबल हैं और उन मीडियाज़ में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं या डिफरेंट टाइप के माइक्रोबियल स्पीशीज़ जो हैं उनको ग्रो करवाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया अवेलेबल है। उन मीडिया के मदद से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवाते हैं। हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना है, मॉइस्चर कितना चाहिए, पीएच कितना चाहिए, इन सब को हम देखते हैं और ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। ओके, तो बहुत सारी मीडिया अवेलेबल है पर पर्टिकुलर स्पीशीज़ या पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए मीडिया का जो कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता है। थोड़ा ना थोड़ा वो मीडिया का कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन्स ऐड हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स ऐड हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स ऐड हो जाएंगे, तो वो ऐड होते हैं या कुछ निकलते हैं। तो उसके आधार पे ये जो चेंजिंग होती है उस आधार पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो बदलता है। अब आप मानो कि आपने एक मीडिया तैयार किया, अगर नॉर्मल भाषा में बोले लेबोरेटरी की तो हम यहाँ पे एक बोलते हैं, अगर आपने न्यूट्रिएंट अगार तैयार किया, लेबोरेटरी की भाषा में न्यूट्रिएंट अगार अगर बोले तो एक ग्रोथ सॉलिड मीडिया होता है जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है स्पॉन्ज जैसा, जिसमें हम अगार मिलाते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाता है और वो मीडिया हम तैयार करते हैं और उसको हम पेट्री डिश में जब जमाते हैं तो उसके बाद इतना जो प्रॉपर फंक्शनिंग है ये आप अभी शायद आपको समझ में ना आए, बट स्टिल इसको एक बार कोशिश करो समझने की। जब हम वैसा पेट्री डिश तैयार करते हैं जिसमें एक मीडिया तैयार है जो कि न्यूट्रिएंट अगार का मीडिया है, उस पर नॉर्मली अगर उसको 37 डिग्री पे हम डालें और जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है जो कि 37 डिग्री पे सर्वाइव कर रहा है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा मान लो कि पानी लिया आपने, एक ड्रॉप, पानी में भी बैक्टीरिया है, ऑब्वियसली पानी में भी बैक्टीरिया है, तो एक ड्रॉप अगर उसमें पानी आपने डाल दिया, फिर पानी आप उस तरह से डालो, आपको स्मियर करना पड़ेगा। स्मियरिंग एक प्रोसेस होता है, उसको आपको शायद मैं आगे अगर कोई लेबोरेटरी के वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्मियरिंग क्या होती है। तो उसको स्मियर करना पड़ेगा, इनोकुलेशन लूप से उसको एक स्मियर बनाना पड़ेगा। वहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद होगा पानी में, वो पानी अगर आप उस पर्टिकुलर पेट्री डिश में डालोगे जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट अगार है वो पहले से मौजूद है, वहाँ पे वो डालोगे तो 24 घंटे के बाद
वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा जो कि 37 डिग्री पे ग्रो करने वाला होगा वो ग्रो कर जाएगा और आपको वहाँ पे वो देख सकते हो, आप उसको सामने ही देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कॉलोनीज़ आपको बैक्टीरिया की दिख जाएगी वाइट कलर की, ओके, और उसको फिर आप माइक्रोस्कोप में 100x पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक थी न्यूट्रिएंट अगार या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की मदद से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मीडियाज़ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। न्यूट्रिएंट मीडिया में तो सिर्फ 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पर बाकी जो ग्रोथ फैक्टर्स या ग्रोथ मीडियाज़ आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, जिससे एक अलग स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ही उस पर ग्रो करेगा। अगर आपको पता है कि हाँ यहाँ पे आपके क्या कहते हैं कोई पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे इस टाइप का बैक्टीरिया जो है वो होता है, आपको पता है वहाँ पे, तो वहाँ से आप सैंपल उठा के लाए। आपको नहीं पता उस सैंपल में कितने तरह के बैक्टीरिया, 1000 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, पर आपको एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया चाहिए। आप एक कल्चर मीडिया तैयार करोगे और उसमें उस स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया की जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वैसी चीज़ें डालोगे, उसके बाद ग्रो करवाओगे, तो स्पेसिफिक जो ग्रोथ होगी वो उसी बैक्टीरिया की होगी, क्योंकि बाकी बैक्टीरिया के लिए वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो उन बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होगी। ये होता है आपका जो कल्चर मीडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप इतने स्पेसिफिक बनो कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अगर 35 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करवाना है तो आप 40 डिग्री टेम्परेचर दो, वहाँ पे बाकी जो बैक्टीरियाज हैं जो कि उसके कम या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे इजी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब एक इजी सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए जो बैक्टीरियल कल्चर में चीज़ें होनी चाहिए, बैक्टीरियल मीडिया में चीज़ें होनी चाहिए, वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। लाइक न्यूट्रिशनल मीडिया में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, कार्बन का सोर्स होना चाहिए, नाइट्रोजन का सोर्स होना चाहिए, उसके बाद एनर्जी का एक सोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होना चाहिए, उसके बाद सल्फ़र एंड फॉस्फोरस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वाटर सप्लाई होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और उसके बाद मेटल आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब के आयंस होते हैं। एंड फाइनल चीज़ होती है कि आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि अब जो पीएच की रिक्वायरमेंट है उतना ही पीएच होना चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर, एयर, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तब जाके आपके लेबोरेटरी कंडीशन में एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसको आप ग्रो करवाना चाहते हो। अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे आपने किया, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई प्रोसीजर में, तो इतनी जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरिया ग्रो होगा, हो सकता है उस समय भी बैक्टीरिया ग्रो हो, पर वो आपका जो बैक्टीरिया, जो इंटरेस्ट का बैक्टीरिया है जो आप ग्रो करवाना चाहते थे, प्रॉपर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, उसके अलावा और भी बैक्टीरियाज ग्रो हो जाएंगे। तो ये ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। आज का हम यहाँ पे छोड़ते हैं वीडियो, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि हमें आगे और भी ये चैप्टर पढ़ना है कल्चर के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। तो बेसिक जो था आज बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा कि क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है और मीडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो लेबोरेटरी कंडीशन में हम मीडिया में बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और किस तरह से ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करता है, इसके बारे में हमने आज जान लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़े बैक्टीरियल कल्चर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए और इसको नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।